कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब कुछ कहानी हमने पढ़ी थी। ठीक है। अब हम जब देखते हैं तो मैटर के तीन हालात होते, बेसिकली होते चार हैं। ठीक है, प्लाज्मा एक और स्टेट है, वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर डिस्कशन के लिए हमारे पास तीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ या स्टेट्स ऑफ मैटर है। वो क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसियस स्टेट है। ठीक है, इसको वन बाय वन पढ़ते हैं कि इसमें डिफरेंशिएशन क्या है, ये तीनों क्यों है इस तरह। कोई बता सकता है कि इनमें डिफरेंस क्या है? सिद्रा अब्बास, आप बता सकती हैं? अब आप लोग सारे ऑनलाइन हैं नहीं ना, आप लोगों ने मोबाइल रखा हुआ है बस। आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं, बस सिर्फ मोबाइल रखा हुआ है? हाँ, हम सुन रहे हैं। तो बता देना इन तीनों में डिफरेंस क्या है। कोई बता सकता है जनरली? सॉलिड जो होता है ना वो मैटर, वो जो जगह घेरता है उसकी मतलब शेप वगैरह होती है। और जो जो कि क्या लिक्विड करता होता है है? उसकी कोई शेप नहीं। तो सॉलिड जो होता है ना वो जगह घेरता है, उसकी शेप भी होती है, लेकिन जो लिक्विड होता है उसकी कोई शेप नहीं होती। हम्म, और गैस की? मैटर होता है उसकी कोई गैस की? शेप नहीं होती। और गैस जो होता है वो, जैसे गैस में ना, उसकी गैस। भी कोई शेप नहीं होती। और हाँ। गैस अर्जू बताएगी, अर्जू फातिमा आप बताएं। आप लोग अनम्यूट हुआ करें तो आसान होगा। सर, जी जी बता दें। सॉलिड जो होता है रेगुलर होता है। एक मिनट, आप लोग थोड़े शोर कर रहे हैं मना। मैं नो बताता हूँ। स्टॉप। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंशिएशन क्या होता है? चार्जर पूरे चार्जर आंसर है। अच्छा, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैसियस स्टेट। ठीक है, अब ये तीनों क्या है? मैटर है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों क्या है? मैटर है। ठीक है, तीनों जगह गिरेंगी, मास भी होगा, सब कुछ होगा इसका। ठीक है, लेकिन ये मैटर की टाइप्स नहीं है बल्कि स्टेट्स है। क्या है? स्टेट। स्टेट क्या होते हैं? हालात के, वो किन हालात में पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम अगर एज ए ह्यूमन देखते हैं दूसरे को, तो हम कहते हैं कि कभी ये खुश है, कभी खफा है, कभी इस तरह है, कभी इस तरह। इसी तरह मैटर भी डिफरेंट हालात में पाया जाता है। ठीक है, वो हालात क्या होते हैं? या तो वो सॉलिड में होगा, या वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या क्या होगा, गैस। ठीक है, एक तो ਇਹਦਾ ही मसला है, फ्री और चला ही शोर नहीं ना हैगा। करना, शोर ना ये करना। नेट नहीं चलता। आप लोग शोर ना करें ना। अच्छा, तो हमारे पास क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट होते हैं। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले ये डिफिनेशन जरा पढ़ते हैं, फिर डिफरेंशिएशन या डिफिनेशन बताते हैं या इसको एक्सप्लेन करते हैं। सॉलिड क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ सॉलिड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स। ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट मेक अप, जो सॉलिड बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज्ड इन अ रिपीटिंग पैटर्न होते हैं। ठीक है, दे आर हेल्ड फॉर्मली इन अ प्लेस। वो क्या होते हैं? फॉर्मली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ या उस जगह पर, बट कैन वाइब्रेट विद इन अ लिमिटेड, लेकिन उसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, यानी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं, कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास दूसरी टाइप जो है या दूसरी स्टेट ऑफ मैटर है वो लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड में क्या होती है कि द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ लिक्विड फ्लो इजिली, वो क्या होते हैं? फ्लो कर सकते हैं, फ्लो कर जाते हैं, फ्लो होते हैं। ठीक है, अराउंड वन अनदर, एक दूसरे के साथ वो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दे आर केप्ट फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट, लेकिन एक दूसरे से दूर, बहुत ज्यादा दूर
नहीं जा सकते। अच्छा, ये दो स्टूडेंट्स का मसला है, रशीदा और ये एस आर कौन है, आप लोगों का कनेक्ट हुआ है या नहीं? तीसरा हमारे पास टाइप होता है गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अ गैस फ्लाई इन ऑल डायरेक्शंस। ये मॉलिक्यूल्स जो गैस में पाए जाते हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत दूर जा सकते हैं, इन अ स्पेस या इन अ मीडियम। ठीक है, एक ग्रेट स्पीड, बहुत तेजी से। दे आर सो फार अपार्ट, ये एक दूसरे से इतने दूर होते हैं, दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर एक सिग्निफिकेंट, यानी इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, कम होता है। ठीक है, अब आते हैं डिस्कशन की तरफ। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने डिस्कस की, शायद प्रॉपर्टीज यहाँ पर नहीं है, नहीं है। ठीक है, अच्छा, सॉलिड क्या होते हैं? उसका एक खास शक्ल होता है, ठीक है, एक खास जगह घेरते हैं। ठीक है, और मीडियम के मुताबिक, यानी जिस चीज में डालें उसके मुताबिक अपनी साख्त को चेंज नहीं करते या अपनी शेप को चेंज नहीं करते। ठीक है, सॉलिड में होता क्या है? कोई भी सॉलिड जो सख्त होता है, ठीक है, उसमें हमेशा हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। ये फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हो गए ना, तो ये एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और उसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, दो चीज़ें याद रखिए, एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। इसमें अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होती है और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होता है? वो हमारे पास कम होता है, बहुत स्लो होता है या कम होता है। ठीक है, दोनों को लिख सकते हैं। लिक्विड में बनिस्बत सॉलिड्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, और यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, और इनके दरमियान मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, इसी के बनिस्बत अगर गैसेस को हम देख लें, ठीक है, तो गैसेस में हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होते हैं। इसी वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर नजर आते हैं। ठीक है, ये देख लें, और इनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है, यानी जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो बहुत तेज तेज से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसी वजह से वो एक दूसरे से दूर भी जा रहे होते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन होता है तो तभी ही माइक ऑन किया करे, ठीक है, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती है क्लास में। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है? आप लोग का आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है, कोई मसला तो नहीं है, क्लास आगे बढ़ा दे? जी सर। जी सर, आवाज क्लियर आ अच्छा, रही है। अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है वो समझ गए? दोबारा बता जी दो सर, आगे समझ। दोबारा बता दो या समझ गए? सर आगे समझ। जी, सर ठीक है, समझ सर आ रही है सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है। अब हमारे पास एक और स्टेट भी होता है, प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट को हम डिस्कस नहीं करते, जनरली बताते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के इंक्लूड नहीं है टॉपिक में, थोड़ा सा जनरली बताते हैं। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट में हमारे पास एक वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो किसी भी सब्सटेंस के साथ, या इस तरह फॉर एग्जांपल जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर कहाँ पर होता है? स्टार्स वगैरह में। तो वहाँ पर क्या होता है? एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, लूज कर देते हैं। डॉक्टर। नहीं नहीं, मैम कैसे ले आओ। अच्छा, तीसरा चौथा हमारे पास क्या होता है? एट हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल स्टार्स वगैरह में होता है, जहाँ पर भी होता है, एटम्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं।
इस इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने से क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई दैट प्रेजेंट इन प्लाज्मा, तो उसकी वजह से क्या बनती है, प्लाज्मा स्टेट। यहाँ पर जरा देख लिया आप लोग, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, माइक ऑफ ऑफ कर देना, कौन है। अच्छा, चौथा जो हमारे पास स्टेट होता है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी न्यूक्लियर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो बहुत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा हो जाते हैं, ठीक है। तो 80 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिटिव न्यूक्लियर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आप लोगों के टॉपिक में नहीं है, आप लोगों के टॉपिक में ये तीनों है, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक है हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, क्यों होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन सम केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस। जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी चीज में चेंज आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये बात याद रखिए कि केमिकल रिएक्शन की वजह से जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन जिसमें हो रहा है वो अपनी प्रॉपर्टीज या खुसूसियात लॉस कर देता है, देखिए कैसे, मिसाल के तौर पर मैं अगर इस तरह डिफाइन करूं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इन दोनों से जब वाटर बन रहा है, तो वाटर की खुसूसियात या प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बनिस्बत ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, वो अमल होता है, वो प्रोसेस होता है, दे रिजल्ट जिसकी वजह से वजूद में आती है सम केमिकल चेंज जाहिर वजूद में आ गया, कैसे वजूद में आ गया, कि हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अपनी, और वाटर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल जुदा हो जाती है इन दोनों के मिलाप से, ठीक है। If a substance changes in a way other than a change to its states of matter, यानी states of matter के अलावा, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे, बल्कि केमिकल रिएक्शन हम तब कहेंगे जब उसकी वो प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाए, ठीक है। देन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी टेकन प्लेस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में और स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होने में ये फर्क है कि केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी बिल्कुल चेंज हो जाती है और उसकी अपनी खुसूसियात ही चेंज हो जाती है, वो सब्सटेंस वो नहीं रहता, फिर वो बदल जाता है, ठीक है। द केमिकल्स दैट आर यूज्ड इन अ केमिकल, जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इन केमिकल रिएक्शन आर नाउन एज, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। दोज जो उसके बाद बनती हैं हमारे पास, जो फाइनल चीज हमारे पास आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो मटेरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो चीज होती है जो कि रिएक्ट करता है, जो कि टूटता है, और प्रोडक्ट वो होता है जो हमारे पास फाइनल जो चीज आ रही होती है, रिएक्टेंट्स के मिलाप से या जुदा होने से जो चीज बनती है वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन उसमें चेंजेस लाती है, उस चेंजेस की वजह से हमारे पास कोई आखिर में कोई चीज बनेगा, जो चीज बन रही है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स कहेंगे, ठीक है। अब एक और लफ्ज भी यहाँ पर आता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस आर यूज्ड एज सिंबल्स, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, वो शॉर्ट नेम्स होते हैं, टू रिप्रेजेंट फैक्टर्स सच एज द डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, यानी वापस आ रहा है या नहीं, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन हमें मालूम होता है, एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टिंग एंटिटीज, और उस एंटिटीज जो रिएक्ट कर रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट भी हमें मालूम हो रही होती है कि ये कौन सी स्टेट में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी, केमिकल रिएक्शंस
कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के जरिए से ही हम केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल फॉर विच इज रिप्रेजेंटेड बिलो, जो से हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये हमें क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, सिंबल्स ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है सिंबल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन हमारे पास यूज होता है सिंबल्स टू रिप्रेजेंट फैक्टर्स सच एज डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, जिससे हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज, और जो रिएक्टेंट स्पीशीज होती हैं उसकी फिजिकल स्टेट का भी पता चलता है। इसके अलावा हमें उन रिएक्टेंट्स का भी पता चलता है कि कौन से रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो रिएक्शन हमने अभी लिख लिया, ये जो रिएक्शन हमने लिख लिया, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है ये केमिकल इक्वेशन कि ये एक तो ये कि ये हमारे पास आगे की तरफ जा रहा है, पीछे वापस ये चीज़ें नहीं बन रहा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, जिसके मिलाप से हमारे पास क्या बन रहा है, H2O, ठीक है। तीसरे इसका पॉइंट देखते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व इन द एग्जांपल प्रोवाइड अबाउट दैट द रिएक्टिंग एंटिटीज आर रिटन ऑन द लिप। हाँ, यहाँ पर यह बात भी याद रखिए कि जो रिएक्शन जो चीज़ें कर रही होंगी वो हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखी जाएंगी, ठीक है, जो लेफ्ट साइड है उस पर लिखी जाएगी। वेयर एज द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा किस तरफ लिखी जाएंगी, राइट साइड पर, ठीक है। अब दोबारा सुन ले इसकी सारी समरी, ठीक है। इसकी समरी करते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन वो सिंबल्स होते हैं जिसके जरिए से हम जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको शो करते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में तीन चीजें होती हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके भी सिंबल्स लिखते हैं, प्रोडक्ट्स की भी सिंबल्स लिखते हैं। रिएक्टेंट्स हमेशा ज्यादातर शो होते हैं लेफ्ट साइड पर, प्रोडक्ट्स शो होते हैं हमेशा राइट साइड पर, ठीक है। और इनके दरमियान एक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, या एरो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसके हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर जरा देख लें आप लोग को, सारा ये रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, ये केमिकल फार्मूला है इनका, कंपाउंड्स का या प्रोडक्ट्स का, ठीक है। इस रिएक्टेंट्स को ज्यादातर जगह पर हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी स्टेट ऑफ जो कंपाउंड है या सब्सटेंस है उसकी स्टेट शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो गैसियस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, जो भी इसका शो हो रहा है, ठीक है। ये भी वही केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है, यहाँ पर हमें यह दिखाया गया है कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, किसी को पता है? सर नमक है, सोडियम हाँ क्लोराइड। बिल्कुल। हाँ, तो नमक किस चीज से बनता है, दो अज्जा से बनता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक सोडियम होता है, दूसरा क्लोरीन होता है। अब हम जब इंडिविजुअली इन चीजों को देखते हैं ना, तो क्लोरीन हमारे पास एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है। क्या है, टॉक्सिक गैस है। सोडियम एक हाईली फ्लेमेबल सॉलिड है, मेटल है, सॉरी, ठीक है। जिसको हम पानी में डालते हैं तो वो डायरेक्टली वहां पर बर्निंग स्टार्ट कर देता है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इससे क्या मिलता है, नमक बनता है, ठीक है। वही नमक फिर हम खाने के तौर पर यूज करते हैं। अब मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे पास जब रिएक्शन हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन, तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी उसकी खुसूसियात या प्रॉपर्टीज जो एटम्स या जो केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, ठीक है। तो यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि जो सोडियम है और क्लोरीन है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज या खुसूसियात बिल्कुल डिफरेंट होती है सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड को हम दोबारा यहाँ से यहाँ करना चाहें दोबारा, तो हमें केमिकल रिएक्शन दोबारा कराना पड़ेगा, ठीक है।
दूसरा ये है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, या सल्फाइड का, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कॉपर मिलता है, सल्फर मिलता है और कॉपर सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। ये हमें क्या शो करते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टिंग या प्रोडक्ट स्पीशीज। इससे क्या होता है, इससे कुछ भी नहीं होता, बस ये सिर्फ और सिर्फ इन एटम्स की तादाद को बराबर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन है, ठीक है। और तो यहाँ पर भी दो है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो है, लेकिन यहाँ पर दो बराबर नहीं है, तो हमने ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया कि ये भी हमारे पास क्या आ जाए, दो आ जाए। जब इस तरह कर दिया तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ गए, चार, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी दो मल्टीप्लाई करे, तो दोनों चार, तो ये कंप्लीट हो, ठीक है। इसको कहते हैं कि कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स यूज होते हैं फॉर बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स मौजूद हैं या हो रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए। अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन जो इससे हमने देख लिए, ठीक है, इससे ये चीज़ बन रही है, इससे ये चीज़ बन रही है, इससे ये बन रही है, ठीक है, इससे ये बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन हमने डिस्कस कर दिए इसको हम 5 क्लासेस में तकसीम करते हैं। कितने क्लासेस में, 5 क्लासेस में, ठीक है। जिसमें हमारे पास पहले आता है कम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे नाम से जाहिर है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। लेकिन जनरली जब कहते हैं कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। तो उसमें क्या होगा, एक ए फॉर एग्जांपल बी कंबाइन हो रहा है, क्या बना रहा है, सी बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या होगा, डिकम्पोजिशन इसके उलट होगा, सी टूटेगा। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, टूट जाना, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन में ये इसके बिल्कुल उल्टा होगा, कॉम्बिनेशन की क्या होगा, सी टूट जाएगा इनटू ए प्लस बी, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास होता है एक एटम रिप्लेस कर देता है दूसरे की जगह को, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं जो हमारे पास कौन सा है, कौन सा डिस्कस कर दिया, सिंगल रिप्लेसमेंट, हाँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी सी है, तो यहाँ पर क्या होता है, ए ने बी की जगह ले ली, ये सिंगल रिप्लेसमेंट है। डबल में रिप्लेसमेंट में क्या होता है, ये देख ले, सी और बी, ठीक है, तो डी की जगह किसने ले ली, बी, और यहाँ पर बी की जगह किसने ले ली, डी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आखिर में हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन होता है। कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, कंबस्शन रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड के साथ मिल जाता है और हमारे पास हीट जनरेट कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, कंबस्शन रिएक्शन। ज्यादातर किस के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सॉरी कार्बन के साथ मिलता है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गए 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे नाम से जाहिर है, कंबाइंड होना, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास जो सिंपल रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और भी लिखते हैं, H2 + O2, क्या बना रहा है, H2O। अब ये हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है, बिल्कुल। कम्बिनेशन रिएक्शन। करो करो। जी जी, आवाज सही नहीं आ रही। हाँ, सर कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो तख्त में शोर ना किया करे, आवाज क्लियर किया करे, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ, देखिए, ये दोनों हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शंस है। कम्बिनेशन रिएक्शन जैसे पहले बताया, कंबाइन होते हैं दो केमिकल्स, दो सब्सटेंसेस, दो मॉलिक्यूल्स, और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर देख ले, कैल्शियम प्लस सल्फर इकट्ठे हो रहे हैं और कैल्शियम सल्फाइड बना रहे हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मिल रहा होता है, और ये क्या बनाते हैं, H2O बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं।
दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? डिकम्पोज होना, टूट जाना, टुकड़े हो जाना, ठीक है। टूट जाना इसको लिए यूज करें तो आसान होगा, ठीक है। टूट, सॉरी, ठीक है। टूट जाना, ये डिकम्पोज होना, टुकड़े हो जाना, इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड टूट जाता है इनटू टू कंपाउंड या टू कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स में तकसीम हो जाता है। जरूरी नहीं है कि दो कंपोनेंट्स में होगा, लेकिन वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, टुकड़े हो जाता है। जैसे हमारे पास ये क्या है? ये है कार्बनिक एसिड, H2CO3। कार्बनिक एसिड कभी देखा है आप लोगों ने? ये टूट जाता है इंटू H2O प्लस CO2। कार्बनिक एसिड आप लोग कभी देखा है? यस सर। कैसे देखा है? अभी तक मैंने नहीं देखा, आप लोगों ने कैसे देखा है? सर ये ऑपरेशन थिएटर में यूज होता है वॉल्स क्लीनिंग के लिए कार्बोलिक एसिड। किस चीज के लिए? सर ऑपरेशन थिएटर को कार्बोलाइज करवाते हैं ना, जंप स्किल करने के लिए। नहीं 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 नहीं, कार्बनिक ये एसिड वो कार्बोलिक एसिड नहीं है, ये पता नहीं। कार्बोनिक एसिड है। अच्छा ये कार्बोनिक है। ओके ये वाला नहीं है, ये देख कोई ले, और है ये मैं वाला। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी सब बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। कार्बनिक एसिड होता है बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लोग ले रहे हैं ना, उसमें कार्बनिक एसिड होता है, ठीक है। पेप्सी हो गए, ड्यू, कोक, फेंटा, जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसमें कार्बनिक एसिड होता है, ठीक है। तो कार्बनिक एसिड को हम देख इस वजह से नहीं देख सकते क्योंकि कार्बनिक एसिड एक गैस है, तो गैस को आप लोग नहीं देख सकते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम उसको टेस्ट वगैरह करते हैं, आप लोगों ने टेस्ट किया होगा, ठीक है। तो इसमें मौजूद होता है कार्बनिक एसिड। अब कार्बनिक एसिड हमारे पास एक एसिड है, ठीक है। ये इस तरह का कंबाइंड H2CO3 है। ये टूट जाता है इनटू H2O प्लस CO2, ठीक है। ये अगर इसकी मिसाल में जनरल लाइफ से दे तो बहुत आसान होगा। आप लोगों के पास कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, उसमें जरूर H2CO3 होगा। उस होता कैसे है? वो उस बॉटल्स में या जो भी शरबत वगैरह है या जो कोल्ड ड्रिंक है, उसमें ऑलरेडी H2O प्रेजेंट होता है। उसमें CO2 प्रेशर के जरिए से 200 atm यानी 200 प्रेशर के जरिए से CO2 उसमें डाल देते हैं, तो वो कंबाइन हो जाते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो H2CO3 बनाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जब इस तरह हो रहे हैं, ये बना रहे हैं H2CO3, तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा? ये कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इसी के उलट जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह ओपन करते हैं तो उससे एकदम से वो गैस सा निकल जाता है, तो वो गैस निकल जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो वो क्या निकलता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। इतना नहीं निकलता लेकिन एक खास हद तक निकल जाता है क्योंकि बहुत प्रेशर से दिया हुआ होता है, इस वजह से, ठीक है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो हमारे पास क्या चीज रह जाती है? वाटर, ठीक है। तो कार्बनिक एसिड टूट टूट जाता है इनटू वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और फिर हम वो पानी पी रहे होते हैं और हम कहते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक है, जिस पर हमने 200 या 500 रुपए दिए हुए होते हैं, ठीक है। समझ गए? जी सर, कैसे? क्लियर है। जी सर मेरा। दो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस कर दिए, ठीक है। अभी शायद मीटिंग खत्म भी हो जाए, हाँ 6 मिनट है अभी इसमें, चलो एक और डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और टाइप, तीसरा हमारे पास होता है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, O2 मिल जाता है, ठीक है। जिसके नतीजे में हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ज्यादातर सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा होता है, जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में क्या बन रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है। कंबस्शन रिएक्शन की डेली लाइफ से मिसाल कोई दे सकता है? कंबस्शन रिएक्शन से कोई डेली लाइफ की मिसाल दे सकता है कि कंबस्शन रिएक्शन कहाँ पर होता है? आज सारे सो गए हैं क्योंकि किसी को भी पता नहीं है। आप लोग जब आग जलाते हैं तो आग में क्या होता है? यही होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन जो कंपाउंड है या जो आप लकड़ी वगैरह जला रहे हैं उसमें ज्यादातर क्या होगा? वही कार्बन मौजूद होगा। कार्बन किस चीज के साथ मिलता है? ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, और उसकी वजह से जब आग लग जाती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? वो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग धुआं दिख रहे हैं वो असल में क्या होता है?
जो धुआं होता है वो असल में हमारे पास यही कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स में होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन मेनली वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस H2O होता है उसके साथ। ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर जरा देख ले। एन एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, एक एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास दो चीजें बनती है, साल्ट और वाटर। दोबारा सुन ले। एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट, ठीक है, विद ईच अदर, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? साल्ट और वाटर बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर देख ले, एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जनरली द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज क्या होता है? साल्ट होता है और वाटर होता है। तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल। जी सर। जी सर। हाँ, आखिरी हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना, लफ्ज डिस्प्लेस करना। ठीक है, एक की जगह घेर लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है हमारे पास, यहाँ पर जरा देखते हैं। हाँ, यहाँ पर होता क्या है कि एक एलिमेंट या एक एटम दूसरे कंपाउंड में अपनी जगह ले लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई एक चीज है, ये दूसरी चीज है। अब यहां से अंदाजा कर ले कि बी की जगह सब्स्टिट्यूट हो गए या ले लिया इसकी जगह किसने? ए ने ले लिया नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए सी बन गए ये बिल्कुल डिफरेंट है इस कंपाउंड से। ठीक है, इसकी मिसाल जरा दे दे तो आसान होगा। आयरन जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या मिलता है? हमें कॉपर मिलता है प्लस आयरन सल्फेट मिलता है। हाँ, अब ये आयरन सल्फेट बिल्कुल जुदा चीज है कॉपर सल्फेट से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो अकसाम के हो सकते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, या डबल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल में क्या होगा कि दो एटम्स एक दूसरे की जगह चेंज एक्सचेंज करेंगे, और सिंगल में क्या होता है? एक एटम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफिनेशन जरा देख ले। रिएक्शन इन विच वन ऑफ द हायर रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट इसकी साथ होगा या जगह होगा, वो क्या उसका जगह घेर लेगा या डिस्प्लेस कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए है, बी सी है, तो ए सी होगा या बी की जगह ए ने घेर ली। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बात भी याद रखें कि ए ने जो इस बी की जगह घेर ली, तो ए हमेशा क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा देन बी। ठीक है, यहाँ पर ये मिसाल जो हमने अभी डिस्कस कर दिया, इसको लिखा हुआ है, व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम उसको डिप करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, और क्या बनता है? फेरस सल्फेट बनता है, टेक्स प्लेस, विच इज अ ग्रीन कलर सॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या बनता है? ग्रीन कलर सॉल्यूशन बनता है। एंड ऑन आयरन नेल्स डिपोजिशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस, और आयरन नेल पर क्या डिपॉजिट हो जाता है? कॉपर सोल्यूशन या कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, टेक्स प्लेस, विच टर्न्स ग्रे आयरन नेल्स टू ब्राउन, जिसकी वजह से क्या बनता है? सॉरी, जो आयरन नेल्स होते हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्राउन फॉर्म में। ब्राउन में। हाँ, ये आप लोग कर भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये रिएक्शन। ठीक है, फायदेमंद नहीं होगा आप लोग के लिए। हाँ, ये है। ठीक है, एक फिर सल्फेट वाला है, वो देखते हैं फिर। फेरस सल्फेट, यहाँ पर ये देख लिया चीज, फेरस सल्फेट देख लिया। और ये क्या है? फेरस सल्फेट है या नहीं है? तो फेरस सल्फेट मेडिसिन के तौर पर यूज होता है। अब आप लोगों ने बताना है कि इसका फायदा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग मुझे भी बता देंगे। ठीक है। अब जी सर। दूसरा हमारे पास होता है, अच्छा 1 मिनट है, ये खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं मुझे भूल जाता है। ठीक है। अच्छा, तो हाँ ये मेरे हमने, पास सामने है।
कुछ काफी नजरिए यही से मसला बैठे होता है कि आप लोग शोर करते हैं, अभी शोर आया है। हैं। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास दो चीजें एक दूसरे के साथ जगह प्लेसेस एक्सचेंज कर देती हैं, ठीक है। यहाँ पर ए डी बन गया और सी बी बन गया। ए ने किस चीज की जगह ले ली? ए ने किसकी जगह ले ली? हम्म, ए ने सर सी ठीक की है। ली। सी की ले ली, ठीक है। और सी ने किसकी जगह ले ली? ए की जगह ले ली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये कंबस्शन रिएक्शन हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद हमने क्या डिस्कस, अब आता है फार्मूला। व्हाट इज मेन बाय फार्मूला? फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जरा इसकी पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। फार्मूला होता है शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। फार्मूला क्या करता है? शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? ये इसकी डिफिनेशन तो हम मैंने की है, जरा बता दे कोई। व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल? हाँ शाबाश शाबाश, मोस्ट वेलकम। इंटरेस्ट ले ले क्लास में, शाबाश। सर जब दो एटम मिलते हैं आपस में तो वो एक बिल्कुल मॉलिक्यूल बनाते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। ये देख डिफिनेशन, मैं अभी डिफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये क्या लिखा है? टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मेक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। तो आप लोग ये एक्टिव होना कहते हैं, आप लोग इस तरह एक्टिव हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझसे ज्यादा आप लोग ये बायोकेमिस्ट्री सीख लेंगे, ठीक है। शायद फिर आप लोग मुझे सिखाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, केमिकल फार्मूला क्या होता है? शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम्स के मिलाप को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। उस मॉलिक्यूल्स में हम एटम्स की तादाद प्लस उस एटम की जो किस्म है या सिंबल है वो यूज कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, H2O में लिखता हूं, तो ये मेरे पास क्या है? ये क्या है? मॉलिक्यूल है या सर नहीं? ये एक मॉलिक्यूल है, सर ये मॉलिक्यूल एक है। मॉलिक्यूल है ना। ये मेरे हाँ पास जी। मॉलिक्यूल है। ये सर ये मेरे दोनों पास, अलग से आइटम आटम। हाँ। तो ये मॉलिक्यूल है या नहीं है? नो सर ये नो, मॉलिक्यूल नहीं है। क्योंकि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मिनिमम होने चाहिए? सर हाइड्रोजन के दो, टू ऑक्सीजन का एक। नहीं और नहीं, मोर। टू और मोर। तो दो फिर, या दो से तो फिर ज्यादा मेरे है। पास ये मॉलिक्यूल होगा। ये मॉलिक्यूल सर मेरे पास, ये दो मॉलिक्यूल है, एक तो से है। ज्यादा आइटम है ना। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। ये मेरे पास मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है। है। हाँ जी सर ये भी बिल्कुल मॉलिक्यूल है। हाँ, ठीक है। तो अब मुझे हम्म, केमिकल फार्मूला क्या शो कर रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ, या शोज द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कह ले तो आसान होगा, नंबर ऑफ हाँ जी। एटम्स इन आटम। मॉलिक्यूल। तो मुझे क्या पता चल रहा है? फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिखता हूँ CH4। अब मुझे ये क्या है? ये चीज, ये केमिकल फार्मूला है, ठीक है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये केमिकल फार्मूला है, तो उससे मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा ये चीज क्या है। पहले तो ये देखते हैं, ये मीथेन है, ठीक है। मीथेन जानते हो आप लोग? जी सर। कहाँ पर होता है? मीथेन गैस। किस, किसी ने देखा है? हाँ, मीथेन गैस किसी, मीथेन गैस। कहाँ पर होता है? किसी ने देखा है? सर गैस है, नजर नहीं आती। हाँ ये, हाँ अब आप लोग एक्टिव हो गए, ठीक है। नजर तो नहीं आती, लेकिन यूज कहाँ, कैसे, कभी किसी ने इस्तेमाल किया है इसे? चलो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग जो घरों में जो गैस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आग जलाने के लिए, वो असल में CH4 होता है, मीथेन होता है, ठीक है। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो फार्मूला है वो क्या है? CH4 है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? चार सर हाइड्रोजन, फोर और फोर फोर हाइड्रोजन। आइटम। हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। अब ये बात एक और इजाफा करते हैं कि जब भी हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होगा, ठीक है। हमने उस दिन आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की डिफिनेशंस की थी कि व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है।
तो जब भी कोई कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो उसका हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूले से क्या मुराद है कि हमें वो बिल्कुल एग्जैक्ट के उस कंपाउंड में कितने एटम्स मौजूद हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर C6H6 लिखता हूं, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में बिल्कुल करेक्ट छह कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, छह है। इसी तरह वाटर का फार्मूला लिखता हूं, तो इसका मतलब है कि इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाँ, यहाँ पर यह बात याद रखिए कि मैंने H2O लिख दिया, O के साथ मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो इससे यह अंदाजा आप लोगों को डायरेक्टली होना चाहिए कि ये कितने मौजूद हैं, एक मौजूद है। ठीक है, समझ गए? जी सर, समझ आ यस। रही है। हाँ। अब यहाँ पर एक और मसला आता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन मैंने उस दिन की थी आप लोगों को, ठीक है। अगर किसी को फिर भी मसला है तो लेक्चर वहां पर मौजूद है, जो लिंक मैं शेयर कर दूंगा अभी आज भी, ठीक है, इसका भी। लेकिन लिंक में थोड़ा सा लेट शेयर करूंगा, क्योंकि फिर मैं ये वीडियो को एडिट वगैरह करता हूँ, थोड़ा सा मसला होता है, तो मैं मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर जो है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स है फार्मूला यूनिट। अब मालिकुलर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है उसका कौन सा फार्मूला होता है, मालिकुलर फार्मूला होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स का कौन सा फार्मूला होता है, फार्मूला यूनिट। बस इसमें सिर्फ ये फर्क है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम क्लोराइड है, ये किसका फार्मूला है, साल्ट का, ठीक है। बेरियम सॉल्ट। क्लोराइड, अब ये कोई और चीज है, ये कोई और साल्ट है, ये भी हमारे पास क्या है, साल्ट। लेकिन ये कौन सा साल्ट है, ये वाला, ये टेबल साल्ट है जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला होता है, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या करता है, इट शोज द सिंपलेस्ट रेशो। क्या करता है, सिंपलेस्ट रेशो शो करता है अमॉन्ग द एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो शो करता है। कैसे, जरा यहां देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग समझ गए? जी सर। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये इस चीज का मॉलिक्यूल, ये नहीं, ये फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड का फार्मूला है, ठीक है। जो कि क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मैं इसको एक ऐसे नंबर पर तकसीम करता हूं कि ये सारे उस नंबर पर तकसीम हो जाए, तो ये क्या होगा, 6 1 6 6 1 6। तो इससे मुझे क्या चीज मिलेगी, CH मिलेगा या नहीं, ठीक है। यानी H यहां से कट गए, यहां से कट गए, तो एक कार्बन यहां से होगा ये। तो ये क्या चीज है, ये CH है या नहीं, इससे ये बन गया या नहीं। जी सर, बन गया ना। हाँ। अब बन ये गया। चीज जो बन गई, इसके टुकड़े करने, जो तकसीम करने से, ऐसे नंबर पर तकसीम करने से कि सारे नंबर तकसीम हो जाए, और उससे जो चीज मुझे मिल गई, जो कंपाउंड फार्मूला, जो जो फार्मूला मिल गया, उस फार्मूले को मैं कहता हूं एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब यहां पर एक और कंपाउंड है H2O। H2O को मैं किसी ऐसे नंबर पर तकसीम कर सकता हूं कि सारे और नंबर तकसीम हो जाए यहां पर। सर, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। नहीं नहीं, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलो टू टू से करते डिवाइड। हैं। हाँ, दो एक इन दो, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर तो एक है, तो 2 1 डिवाइड बाई 2 हो सकता है। नो सर, नो। नहीं। हाफ। तो वो। फिर तो फिर यहाँ पर H2O का मालिकुलर फार्मूला, ठीक है, कौन सा, मालिकुलर फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, क्या होगा, सेम। सेम होगा। सेम हो। सेम। सेम। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स या कुछ कंपाउंड इस तरह होते हैं जिनका मालिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम सेम, होता है। सेम होता है। और हम मालिकुलर, जी जी, मालिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, यानी मालिकुलर फार्मूले से हम क्या बनाते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, उसमें ऐसा नंबर तकसीम करते हैं या ऐसी चीज तकसीम करते हैं कि ऐसे कंपाउंड को तकसीम करते हैं, एलिमेंट को, जिस पर सारे तकसीम हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहां पर एक और चीज का इजाफा करते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इसको टच करते हैं, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको टच करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में एक चीज है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज आप लोगों ने कभी देखा है? जी सर। हाँ, कहाँ पर होता है? सर, जो पेशेंट एपो में जा रहा था उसको हाँ, ग्लूकोज पिलाते हैं। ग्लूकोज पिलाते हैं, देते हैं, या ड्रिप में जो भी होता है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक हम्म। है, बिल्कुल तो जबरदस्त। बच्चों को पिला
ग्लूकोज हमारे बच्चों को पास, पिला देते हैं, बड़ों को हाँ, इंजेक्ट कर देते हैं। ग्लूकोज को हम पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज वो पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, जो डेक्सट्रोज, जैसे कि डेक्सट्रोज बेसिकली हमारे पास तो पाउडर फॉर्म में नहीं होता, लेकिन डी ग्लूकोज हमारे पास पाउडर फॉर्म में होता है, साशे वगैरह में मिलता भी है, ठीक है। देखा भी होगा आप लोगों ने, देखा है कभी? ये डेक्सट्रोज यस बेसिकली जी सर, देखा है, सब ड्रिप देखा ब्लैक है। ड्रिप ब्लैक फॉर्म में डी ज्यादातर कहते हैं। मिलता है, ठीक है, डेक्स, फ्लेक्सोस्टीम सर। हाँ। या अच्छा, अब यहाँ पर जरा देख ले, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ग्लूकोज मेरे पास है, एक ग्लूकोज है जो कि क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिटेल में अलग से, पूरा टॉपिक है, ठीक है, वहां पर डिस्कस करेंगे। समझाने का यहाँ पर फॉर्मूला के स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा होता है फ्रक्टोज, तीसरा होता है गैलेक्टोज। ये तीनों का फार्मूला क्या है, C6H12O6 है। कौन सा फार्मूला? सर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल फार्मूला। फार्मूला। लेकिन ये तीनों अच्छा। एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। हम्म। इसमें हम जब देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो हम कहते हैं कि जब इसमें ये सारी चीजें सेम है तो ये तो एक चीज होनी चाहिए। नहीं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो फिर हम इसको डिफरेंट कैसे बेस पर कहते हैं, स्ट्रक्चर के फार्मूले पर। स्ट्रक्चर को अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो साख्त होता है। साख्त जानते हो या नहीं, कि वो एक दूसरे के साथ अटैच किस तरह है। अगर हम उसको, यानी मैं मिसाल आसान दे दूं तो बहुत आसान होगा, ठीक है। मेरे पास चलो 10 ईंटें हैं, ठीक है। अब 10 ईंटों को मैं मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के ऊपर रख सकता हूं या नहीं, यानी उससे मुख्तलिफ अशकाल बना सकता हूं या नहीं। सर जी सर, बना डेफिनेटली आप सकते बना सकते हैं। बिल्कुल, उसको सर्कल भी बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल दो यही सर्कल भी बना जबरदस्त, सकते हैं। हाँ बिल्कुल यही जबरदस्त। इसी तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स होते हैं, तो वो तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बस एक तरीके से अटैच हो, नहीं, मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। अब आप लोगों ने जैसे कहा कि जब ईंटों को मैं एक दूसरे के साथ अटैच कर रहा हूं, उससे मुख्तलिफ अशकल या मुख्तलिफ चीजें बन रही हैं। अब किसी से सर्कल बन रहा है, किसी से रेक्टेंगल बन रहा है, किसी से क्या चीज स्क्वायर बन रहा है। अब ये तीनों चीजें एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, यानी मैं सर्कल को स्क्वायर कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं कह सकता। इसी तरह जो एटम्स अटैच हुए हैं इन द स्पेस, जो एनवायरनमेंट में, जो हमें आम हालात में दिख रहे हैं, हम उसको 3D एनवायरनमेंट में दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो 3D एनवायरनमेंट में जब देखते हैं तो ये एक दूसरे के साथ जब अटैच होते हैं, ये 6 कार्बन जब अटैच होते हैं हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल डिफरेंटली अटैच होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंटली अटैच। अगर आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में टॉपिक देखना है तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल डिफरेंटली एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो जाहिर है जब अटैच हुए हैं एक दूसरे से डिफरेंटली, तो वो रिएक्शन भी डिफरेंट करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन भी डिफरेंट करेंगे, या उसके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट थोड़े से होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी एक दूसरे से? डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे तो सर। जाहिर है जब इसकी खसूसियात वगैरह सब कुछ जरूर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? सर डिफरेंट है। दोनों फिर डिफरेंट है, डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है, हम्म। हाँ। यही से बात हम्म। शुरू होती है कि ये क्यों डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर के, उसकी साख्त कैसी स्ट्रक्चर है। सर। हाँ, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है जिसके जरिए से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, जिसमें एटम्स की तादाद तो सेम है, लेकिन जब वो एक दूसरे से हम 3D स्ट्रक्चर या 3D एनवायरनमेंट में देखते हैं तो वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंटली अटैच होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंटली अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पर फिर क्या बनता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला हमें क्या शो करता है? स्ट्रक्चर फार्मूले में हमें क्या नजर आती है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, H2O का फार्मूला इस तरह होगा, ठीक है। H2O में हमारे पास क्या होता है? यहां पर एक खास एंगल बनेगा, ठीक है। उस एंगल से ना कम होगा ना ज्यादा होगा, कम या ज्यादा होगा तो फिर मॉलिक्यूल वाटर का इस तरह नहीं रहेगा। इसी तरह बेंजीन का फार्मूला इस तरह है, और डिफरेंट एलिमेंट्स का फार्मूला डिफरेंट होता है। अब हर एक की मैं ड्रा नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया था।
केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया था या नहीं? जी सर, किया था। अच्छा। आप लोग ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स ऑनलाइन हुए हैं, क्या मसला है? 15 स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्यों ऑनलाइन नहीं हो रहे? और स्टूडेंट्स को क्यों इंटरेस्ट लिया करे, वरना फिर आप लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार तो मैं वही क्लास दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा ना। अच्छा। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास क्या है, दो अकसाम के। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बहुत ज्यादा किस्म के होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम दो या चार डिस्कस ज्यादा करते हैं, ठीक है। इसकी फिर सब टाइप्स हो जाती है तो आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो सिर्फ मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्डिंग होता है, दूसरा कोवेलेंट होता है, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होता है, और चौथा मेटालिक बॉन्डिंग होता है। इन दोनों को थोड़ा सा छोड़ते हैं, ये दोनों जरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? आयनिक बॉन्ड इज टाइप ऑफ, अच्छा, आयन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय आयन? शाबाश। आप सारे सो गए। व्हाट इज मीन नो बाय सर। आयन? तो वो एटम और इलेक्ट्रॉन। एटम और तो है सम चार्ज। आपकी आवाज कट रही है, तो या तो आप, कोई जी जी, एटम मॉलिक्यूल एक पे एक जो बंदा चार्ज बताए। होता है उसे हम आयन कहते जी जी। हैं। सर एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम बिल्कुल जबरदस्त, आयन बिल्कुल कहते हैं। जबरदस्त, तो बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। हाँ। आप ये आपने जैसे कहा कि किसी एटम, कोई चार्ज एटम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। और उस आयन्स के दरमियान जब एक आयन्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उसके दरमियान जो अटैचमेंट होती है, उस अटैचमेंट को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखते हैं आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है। टाइप ऑफ लिंक, सॉरी, टाइप ऑफ लिंकेज फॉर्म फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कौन सा होता है? वो अट्रैक्शन जो किसकी वजह से होता है, चार्जेस की वजह से। आयन की वजह से। हाँ, बिल्कुल आयंस की वजह से होता है, लेकिन कहने का मकसद क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, आयंस या चार्जेस की वजह से होगा। आयंस की वजह से क्या चीज बनती है, चार्जेस बनती है। चार्जेस क्या होंगी, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव। हाँ, इनके दरमियान अब जो बॉन्डिंग बन रही है, जो अट्रैक्शन बन रही है, तो ये बॉन्डिंग असल में क्या है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। कैसे होती है, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये अपोजिटली चार्ज है या नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। इन अ केमिकल कंपाउंड, जाहिर है जो मेरे पास NaCl बन रहा है, ये केमिकल कंपाउंड है या नहीं है? केमिकल कंपाउंड है। हाँ बिल्कुल केमिकल कंपाउंड है। इनके दरमियान ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इसमें दरमियान कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड है, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक आयनिक है। बॉन्ड। बिल्कुल जबरदस्त। अब दूसरा होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क है, जरा यहाँ पर एक और बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, द इंटर एटॉमिक लिंकेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या होता है, वहां पर क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। क्या था? यहाँ पर क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वहां पर क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखते हैं, शायद यहाँ पर हो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ यहाँ पर। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता, यानी यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं बनते, ठीक है। यहाँ पर होती क्या है, यहाँ पर शेयरिंग होती है। यहाँ पर एक एटम ये हो गया, ठीक है, एक एटम ये हो गया। अब दोनों ने, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। दोनों के बाउंड्री के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये एटम एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। समझ रहे हो या दोबारा डिफाइन करूं? यहां पर जरा देखिए, मैं सर थोड़ा सा, इसको प्लीज एक्सप्लेन कर हाँ हाँ दें। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छा, आयनिक बॉन्ड तो समझ गए कि आयनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक एटम होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास Na है, ये Cl है।
Na एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है, इस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा? तक करते हैं। कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, या मॉलिक्यूल मिलेगा। तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड या आयनिक मॉलिक्यूल। या इनके दरमियान जो अट्रैक्शन हो रही है ये कौन सी है? आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए। वहीं पर वहीं पर मैं एक और चीज डिफाइन करता हूं, H2O। अब H2O में क्या होता है? यहां पर मैंने H2O की, वो H2O का मॉलिक्यूल कहाँ पर था? ये है, ठीक है। हाँ, यहां पर अब क्या हो रहा है? यहां पर हो ये रहा है कि ना H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस की है, ना ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस की है। या इसने गेन की है ना लॉस की। तो कैसे हो रहा है? ये इस तरह हो रहा है। यहां पर ये चीज देख ले तो आसान होगा। आयनिक बॉन्डिंग में यहां पर क्या हो रहा है? इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया या नहीं, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में इस तरह नहीं होता। ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता, और ना ये अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह शेयर करता है, बल्कि ये क्या करता है? ये एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं, इतने नजदीक आ जाते हैं कि जो लास्ट वाला शेल है ना, ये यहाँ पर, ठीक है, ये दिख रहा है। ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह हो जाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस, और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह ये भी अट्रैक्ट, ये कर रहा है, ये कर रहा है, जिसकी वजह से इसका आउटर शेल भी क्या हो जाता है? कंप्लीट। और ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब इस दोनों के नजदीक आने से, ये एटम्स के नजदीक आने से, इनके दरमियान क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? अट्रैक्शन। कैसे? जब इस इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो दोनों के दरमियान वो क्या कहते हैं, जो अ, जो रस्सी को अगर हम, आप लोगों ने देखा होगा, रस्सी को एक तरफ भी खींचते हैं, दूसरी तरफ भी खींचते हैं, इस तरह होता है या नहीं होता? होता है सर। हाँ। अब जब दोनों तरफ रस्सी खींच रहे हैं तो उनके दरमियान एक अटैचमेंट हो जाती है या नहीं होती? होता है सर। होती है या नहीं होती? जी सर, होती है। हाँ, तो उसी तरह जो केमिकल कंपाउंड्स हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, बिल्कुल उसी तरह उसमें होती है कि उसके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी बॉन्ड या अट्रैक्शन शो करते हैं। और एक दूसरे वो एक एटम भी खींच रहा होता है, दूसरा भी। इन दोनों के खींचने की वजह से हमारे पास क्या बनती है? कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, ठीक है। दोनों के दरमियान नजदीक आ जाते हैं। यहां पर जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन फर्ज करो इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है। अब इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, ये भी इसकी वजह से कंप्लीट होता है, और इसका इस वजह से, दोनों में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने से ये दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। एक दूसरे के करीब होने की वजह से क्या करते हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ना इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया, ना इसने लॉस किया। यहाँ पर जरा डिफिनेशन देख लेते हैं, तो शायद आप लोग को समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे, देखिए, क्योंकि अभी ये क्लास खत्म हो जाएगा शायद। द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम बोथ न्यूक्लियाई, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं बोथ न्यूक्लियाई से। दिस नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन holds the two particles या two atoms together। ये आप लोग का शोर आ रहा है। ये कौन शोर कर रहा है? अच्छा। अच्छा। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट वन बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड को समझ गए या नहीं? नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक हमारा होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। क्योंकि अभी ये क्लास खत्म हो जाएगा, तकरीबन 2 मिनट है इसमें। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट